और 2025-26 में बहुत से नवाचार यहाँ पर लाए गए, नए नए विचार लाए गए और प्रधानमंत्री जी की नेतृत्व में हमने इस बजट को यहाँ प्रस्तुत किया। हमारा सरकारी जो संकल्प है वो गरीब लोगों के लिए, शोषित पीड़ित लोगों के लिए, समाज के निचले तबकों के लिए काम करना है। और ये जो बजट है ये कर्तव्य भवन में बनाया गया है। 3 कर्तव्य हैं जिनके बारे में मैं यहाँ चर्चा करना चाहूंगी। पहला कर्तव्य है हमारी आर्थिक व्यवस्था को त्वरित गति प्रदान करना, जिसमें हम समानता और प्रतिस्पर्धा को बढ़ा सकें और हमारे जो वैश्विक चुनौतियां हैं उनको हम परिपूर्ण कर सकें। दूसरा, हमारे लोगों की इच्छाओं आकांक्षाओं को पूरा करना, उन्हें भारत की समृद्धि में उनकी भागीदारी तय करना। और तीसरा, सबका साथ सबका विकास जो हमारा परम मिशन है उसके साथ ही लोगों के प्रति आगे बढ़ना। प्रत्येक समुदाय, प्रत्येक प्रांत और प्रत्येक सेक्टर ऐसा हो जिसे संसाधनों की जिसकी पहुंच बन सके और सबका इसमें भागीदारी हो सके। इस 3 मुखी रवैये के साथ हम आगे बढ़ना चाहते हैं। उसकी कुछ ज़रूरतें हैं। पहला तो ये कि जो हमारी संरचनात्मक सुधार हैं उन पर काम करना, प्रगति की ओर अग्रसर होना और एक बहुत ही महत्वाकांक्षी सेक्टर को शुरू करना जिसके लिए पूंजी को जारी किया जाना। और तीसरा, हमें पूरी तरह से प्रतिस्पर्धात्मक प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाना है जिससे वो हमारी जो सुशासन है उसको बढ़ा सके, उसको अग्रेषित कर सके। हमारी सरकार ने व्यापक रूप से रोजगार उत्पन्न करने के लिए सुधार किए हैं और विकास को अग्रसित किया है। प्रधानमंत्री जी के उद्घोषणा के बाद जो 15 अगस्त 2025 को की गई थी उसमें बहुत से सुधार किए गए हैं, जैसे जीएसटी को सरलीकरण करना, लेबर कोड्स बनाना और गुणवत्ता से संबंधित जो आदेश हैं उसके नियंत्रण से संबंधित आदेश को आदेशात्मक बनाना, अनिवार्य बनाना। केंद्रीय सरकार राज्य सरकारों के साथ विनियमन पर काम कर रही है और अनुपालन के क्षेत्र में भी पूरी तरह से योगदान दे रही है। बहुत से काम ऐसे हैं जो अब राह पर हैं और हम अपने कर्तव्य को पूरा करने के रास्ते पर अग्रसर हैं। मैं कुछ प्रस्ताव यहाँ देना चाहूँगी। हमारा पहला कर्तव्य जो है जिसमें हम आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देना चाहते हैं उसमें 6 क्षेत्र हैं जिन पर हम काम करना चाहेंगे। पहला तो ये कि हम विनिर्माण से संबंधित काम को बढ़ाएं जिसमें 7 सुधार के सेक्टर हैं। दूसरा, हमारी जो औद्योगिक सेक्टर हैं, जो लीगेसी के सेक्टर हैं उन्हें बढ़ाना और मील्स यानी खाद्य सुरक्षा देना। और चौथा, अवसंरचनात्मक विकास को बढ़ावा देना। 5वां, दीर्घकालीन सुरक्षा और स्थिरता देना और आर्थिक क्षेत्र में आगे बढ़ावा देना। जहाँ तक विनिर्माण या मैन्युफैक्चरिंग की बात है 7 सेक्टरों में इसे बढ़ाना है। बायोफार्म शक्ति यानी बायोफार्मा रणनीति जो ज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के जरिए जिसे हम सुदृढ़ करेंगे। इस समय हम गैर संचारित बीमारियों की ओर बढ़ रहे हैं जैसे डायबिटीज, कैंसर या फिर हमारी इम्यून प्रणाली से संबंधित बीमारियां। इसमें हम चाहेंगे कि जो जीवन की गुणवत्ता है उसे हम बढ़ा सकें और भारत को ग्लोबल बायोफार्मा विनिर्माण के केंद्र के रूप में हम
आगे विश्व को दिखा सकें। इसके अलावा बायोफार्मा शक्ति को देखते हुए करीब 25,000 करोड़ रुपए की लागत से अगले 5 वर्ष में हम परियोजना शुरू करेंगे। इसमें एक ऐसा पर्यावरण हितैषी काम होगा, ऐसा इकोसिस्टम होगा जिसमें बायोफार्मा केंद्रित नेटवर्क होगा। 4 नेशनल इंस्टीट्यूट्स होंगे जो फार्मास्यूटिकल भेषजी शिक्षा से संबंधित होंगे, जिन्हें नाइपर्स कहा जाएगा। इसके अलावा 7 जो हैं उनमें बढ़ोतरी की जाएगी और 50,000 एक्रेडिटेड इंडिया क्लिनिकल साइट्स खोले जाएंगे। भेषजी से दवाइयों से संबंधित जो नियंत्रण करने वाली प्राधिकरण है उसको भी हम आगे बढ़ाएंगे और एक समर्पित वैज्ञानिक रेवेन्यू कैडर के जरिए, जहां हमारे विशेषज्ञ हैं उनके जरिए हम काम करेंगे। पहला ये कि 1.0 के कुछ क्रेडिटर्स बनाए जाएंगे, जिसमें ISM 2.0 होंगे, फुल स्टैक भारतीय IP और 45 सप्लाई चेन बनाई जाएंगी। हम उद्योग से संबंधित शोध पर भी काम करेंगे जो प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में किया जाएगा। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग यानी विनिर्माण स्कीम के तहत 22,919 करोड़ रुपए का निवेश अभी तक प्रतिबद्ध है। अब हम इसको दुगना करने जा रहे हैं और ये 40,000 करोड़ रुपए का पूंजीगत निवेश किया जाएगा। रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स के लिए एक स्कीम शुरू की गई थी जो 2025 नवंबर में शुरू की गई थी और अब हम खनिज के क्षेत्र में जिन राज्यों में खनिज ज़्यादा है, उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, इसमें इस तरीके के समर्पित रेयर अर्थ गलियारे यानी कॉरिडोर स्थापित किए जाएंगे जिसमें गुणवत्ता शोध और विनिर्माण के क्षेत्र में हम काम करेंगे। निर्यात को बढ़ाना और आयात को कम करने के संबंध में हम 3 समर्पित डेडिकेटेड केमिकल पाथ्स शुरू करेंगे, एक ऐसे रूट पर जो क्लस्टर पर आधारित मॉडल होगा। वस्तुओं के क्षेत्र में वस्तुओं के क्षेत्र में पूंजीगत वस्तुओं में हम सुदृढ़ता लाएंगे। उत्पादकता में और गुणवत्ता में विभिन्न सेक्टरों में हम काम करेंगे और इसके लिए निम्नलिखित प्रयोजन हैं। पहला, उच्च स्तर के टूल्स सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस द्वारा शुरू किए जाएंगे 2 लोकेशंस पर। एक तो डिजिटली जो सुदृढ़ मैन्युफैक्चरिंग हाई प्रोसेशन जो अवयव हैं वो शुरू किए जाएंगे, वो बहुत कम लागत से शुरू किए जाएंगे। और दूसरा, निर्माण और अवसंरचना से संबंधित जो उपकरण हैं उनको भी घरेलू विनिर्माण के जरिए उन पर काम किया जाएगा, जो कि बहुत ही आधुनिक CIE के जरिए किया जाएगा। ये बहुत सारे मल्टी स्टोरी जो अपार्टमेंट्स होते हैं उसमें लिफ्टों के जरिए और बहुत से ऐसे उपकरणों के जरिए या टनल्स को खोदे जाने के लिए जिन उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है, जिन लोहे की रस्सियों का इस्तेमाल किया जाता है, उनको इसमें विनिर्मित किया जाएगा। कंटेनर को बनाने के लिए हम एक प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली शुरू करेंगे जिसमें 10,000 करोड़ लगाया जाएगा अगले 5 वर्षों में। वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में हम एक समेकित कार्यक्रम शुरू करेंगे जिसके 5 उपभाग होंगे। पहला, राष्ट्रीय फाइबर स्कीम जो कि प्राकृतिक फाइबर के क्षेत्र में है, जैसे सिल्क, ऊन और जूट, मनुष्य द्वारा बनाए गए फाइबर और नवीन प्रौद्योगिकी के फाइबर। इसके अलावा हमारे कुछ रोजगार से संबंधित योजनाएं होंगी जिसे मिशनरी तौर पर शुरू किया जाएगा, प्रौद्योगिकी को बढ़ाया जाएगा, प्रमाणीकरण केंद्र खोले जाएंगे। और तीसरा,
राष्ट्रीय हस्तकरघा और हस्तशिल्प से संबंधित योजनाएं बनाई जाएंगी और इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा कि वो पूरी तरह से टारगेटेड सपोर्ट दे पाए। हम कोशिश करेंगे कि सतत रूप से वस्त्र उद्योग को बढ़ाया जा सके। हम आधुनिक के आधार पर वस्त्रों से संबंधित एक इकोसिस्टम बनाएंगे उद्योग के साथ, और शैक्षणिक जो संस्थान हैं उनके साथ हम काम करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा मैं आप सभी से ये प्रस्तावित करती हूँ कि एक मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाया जाना चाहिए जो तकनीकी वस्त्रों के क्षेत्र में काम कर सके। महात्मा गांधी ग्राम स्वराज इनिशिएटिव यानी महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल की जाएगी जो खादी, हस्तकरघा और हस्तशिल्प को बढ़ावा देगी। ये हमारे ग्लोबल यानी वैश्विक बाजार की ओर हमें अग्रसर करेगी और हम देखेंगे कि प्रक्रिया की जो गुणवत्ता है, उत्पादन की जो गुणवत्ता है, उसे अच्छा किया जा सके, जिसमें ग्रामीण उद्योग होंगे, OTOP पहल होंगी और हमारे जो ग्रामीण युवा हैं वो भी इसमें शामिल किए जाएंगे। भारत में ये गुण है कि वो एक वैश्विक हब के रूप में खासकर खेलकूद के क्षेत्र में आगे आ सके, यानी विनिर्माण, शोध और जो हमारे उपकरण हैं उनके डिजाइन यानी अभिकल्प को बढ़ावा देने के क्षेत्र में हम काम करेंगे, वैश्विक रूप से काम करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा मैं एक ऐसी स्कीम भी शुरू करना चाहूँगी जिसमें हमारे औद्योगिक क्लस्टर्स में एक ऐसी लेगेसी, एक ऐसी परंपरा हम शुरू करेंगे जिसको देखते हुए हम प्रौद्योगिकी को और विनिर्माण को बढ़ावा दे सकें और उसको आधुनिकतम बना सकें। SMEs के क्षेत्र में हम प्रतिस्पर्धात्मक SMEs शुरू करेंगे। खासकर छोटे और लघु उद्योगों के क्षेत्र में हम 3 दिशाओं के रूप में काम करेंगे जिसके जरिए हम उन्हें चैंपियन बनाएंगे। पहला, समानता से संबंधित समर्थन यानी इक्विटी सपोर्ट, 10,000 करोड़ रुपए हमारे छोटे और लघु उद्योगों की बढ़ोतरी के रूप में काम करेंगे और इसमें जितने भी एंटरप्राइजेज हैं वो 7 क्राइटेरिया में काम करेंगे। मैं ये भी कोशिश करूंगी कि आत्मनिर्भर भारत का एक ऐसा निधि बनाया जाए जो 2,000 करोड़ रुपए की लागत से बने और सूक्ष्म जो उद्यम हैं उसके जो पूंजीगत विकास है उसको वो अग्रसर कर सकें। इसके अलावा लिक्विडिटी समर्थन के क्षेत्र में 7,000 करोड़ रुपए लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों को दिए गए हैं ताकि उनकी जो क्षमता है उसे बढ़ाया जा सके। साथ ही बहुत सारे ऐसे थ्रेड्स हैं जिसे हम प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित करेंगे इन छोटे और लघु उद्योगों के लिए और इस तरह से हम दक्षता का विकास करेंगे और ये और कॉर्पोरेट्स के लिए भी एक मानक बनेगा। बहुत सारे ऐसे समर्थन तंत्र हैं जिनमें हम इनवॉइस डिस्काउंटिंग करेंगे और इस तरीके के कारोबार से संबंधित प्लेटफॉर्म्स को आगे बढ़ाएंगे। जितने भी फिनेंसेस हैं, वित्त हैं, हम कोशिश करेंगे कि सूक्ष्म और लघु उद्योगों से हम वस्त्रों को खरीद सकें, सरकार इसकी खरीद कर सके और हम व्यापार के रिसीवेबल्स में कोशिश करेंगे कि जितनी भी परिसंपत्तियां हैं उनको हम एकत्रित कर सकें और लिक्विडिटी को कम कर सकें ताकि कारोबार को आगे बढ़ाया जा सके। इसके अलावा बहुत से हम व्यावसायिक संस्थान शुरू करेंगे जैसे ICAI, ICSI, ICMAI और लघु कालीन कोर्सेज यानी पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे जिसमें हम हॉप्टिक मित्रास शुरू करेंगे जो टियर 2 या टियर 3 की जो शहर हैं उनके लिए शुरू किया जाएगा। ये पहला अर्ध व्यावसायिक लोग होंगे जो अनुपालन देखेंगे और लागत को देखते हुए लोगों की सहायता करेंगे।
इसके अलावा पिछले दशक में हमारी सरकार ने बहुत सी पहलें की हैं और इन पहलों में जो सार्वजनिक ढांचागत विकास है उसको देखा गया है, जैसे नए वित्तीय इंस्ट्रूमेंट्स जैसे अवसंरचनात्मक निवेश ट्रस्ट, ट्रेड इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और इसके अलावा NIIF और लैब फिट। हम ये कोशिश करेंगे कि हम ढांचागत विकास को केंद्रीकृत कर सकें और 5 लाख रुपए की जनसंख्या टीयर 2 और टीयर 3 के जो भी शहर हैं उनकी विकास के लिए, प्रगति के लिए हम उस पर काम करेंगे। पूंजीगत विकास खर्च के क्षेत्र में 2014-15 में 2 लाख करोड़ रुपए था और अब 1.2 लाख करोड़ रुपए 2025-26 में, जो कि हमारा मूल्यांकन वर्ष है, मूल्यांकन जिसके आकलन है उसके क्षेत्र में अब मैं ये कहती हूँ कि 2.1 लाख करोड़ रुपए का हम निवेश करेंगे। माननीय मंत्री महोदया ये भी कहती हैं कि जितने भी प्राइवेट डेवलपर्स हैं उनके अलावा जो कुछ भी ढांचागत विकास है या निर्माण का जो चरण है उसमें वो रिस्क गारंटी फंड को आगे बढ़ा रही हैं और अर्ध रूप से क्रेडिट गारंटी वो क्रेडिटर्स को देना चाहेंगी इस बजट के जरिए। माननीय मंत्री महोदय ये भी कह रही हैं कि जो मोनेटाइजेशन है उसे वो आगे बढ़ाएंगी और रियल एस्टेट की जितनी भी परिसंपत्तियां हैं उनके लिए एक समर्पित अधिकारों को बनाया जाएगा। कार्गो को पर काम करने के लिए भी नए समर्पित भाड़े से संबंधित यानी फ्रेट से संबंधित कॉरिडोर्स यानी गलियारे बनाए जाएंगे। इसके अलावा 2 नए राष्ट्रीय जल मार्ग बनाए जाने की बात भी माननीय मंत्री महोदया बता रही हैं। साथ ही 5 जलमार्ग उड़ीसा में बनाए जाएंगे, खासकर उन क्षेत्रों से उन्हें जोड़ा जाएगा जो खनिजों के क्षेत्र में आगे हैं और इस तरह से पारादीप और डामरा जो पोर्ट्स हैं उनमें भी प्रगति के कार्य किए जाएंगे। प्रशिक्षण केंद्र रीजनल सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाने की बात भी माननीय निर्मला सीतारमण जी कह रही हैं। इसके अलावा वो ये भी कह रही हैं कि बहुत से वाटरवेज यानी जल मार्ग बनाए जाएंगे और उनके संबंध में दक्षता का भी विकास किया जाएगा। आंतरिक जल मार्गों को बढ़ाए जाने की, उनको स्थापित करने की बात कही जा रही है, जिसमें वाराणसी और कोलकाता में खासतौर पे इसे बढ़ाया जाएगा। कार्गो को बढ़ाने के संबंध में स्कीमें बनाई जाएंगी और पहले जो रेल से सामान जाता था वो अब आंतरिक जलमार्गों के जरिए जाएगा। 6% से अब इसकी बढ़ोतरी 12% 2047 तक कहे जाने की बात माननीय वित्त मंत्री महोदया ने कही है। इसके अलावा जहां तक संपर्क की बात है और पर्यटन की बात है उसमें भारत में हम सी प्लेन्स यानी समुद्री जहाज़ों को बनाएंगे जो संचालन से संबंधित समर्थन प्रदान करेंगे। कार्बन को कैप्चर करने की बात के संबंध में माननीय निर्मला सीतारमण जी ने ये बताया है कि 2025 में कार्बन को कैप्चरिंग से संबंधित जो उपयोगिता है वो बहुत ज़्यादा प्रतिशत में आगे आएगी। उसमें हमारी जो त्वरित कार्य योजना है वो काम करेगी और इसमें 5 सेक्टर हैं जिसमें ऊर्जा, स्टील, सीमेंट, हमारी रिफाइनरीज और रसायन से संबंधित उद्योग शामिल किए जाएंगे। माननीय मंत्री महोदया 22,000 करोड़ रुपए अगले 5 वर्षों के लिए इसके लिए देने की बात कह रही हैं। जहां तक दक्षता की बात है यह हमारे इंजन ग्रोथ है, ऐसा उनका मानना है और वो ये भी कह रही हैं कि हमने 2 या 3 टियर सिटीज में या जो ऐसे शहर हैं जहां पर कुछ धार्मिक अनुष्ठान है वहां पर बजट
में इन सभी शहरों में क्षमता बढ़ाने के संबंध में और एग्लोमरेशंस यानी इस तरीके के गढ़ बनाने के संबंध में उनकी खास तरीके की विशिष्ट प्रगति पर ध्यान देते हुए 5,000 करोड़ रुपए प्रति CER के हिसाब से अगले 5 वर्षों को दिए जाने की बात माननीय मंत्री महोदया देश को बता रही हैं और ये अनुसंधान के आधार पर वित्त पोषण किए जाने के बारे में है। इसके अलावा हमारे पैसेंजर्स यानी यात्रियों के बारे में अगर हम कहें तो हाई स्पीड रेल गलियारे यानी कॉरिडोर्स शहरों के बीच बनाए जाएंगे, जिनमें वो कहती हैं कि संपर्क मुंबई से पुणे, पुणे से हैदराबाद, हैदराबाद से बेंगलुरु, हैदराबाद से चेन्नई, चेन्नई से बेंगलुरु और दिल्ली से वाराणसी और वाराणसी से सिलीगुड़ी के ये फास्ट ट्रैक कॉरिडोर्स माननीय मंत्री महोदया अपने बजट के जरिए पूरे राष्ट्र को बता रही हैं। फाइनेंशियल सेक्टर, वित्तीय क्षेत्र में जो हमारा भारतीय बैंकिंग सेक्टर है उसमें बहुत ही सुदृढ़ बैलेंस शीट है, बहुत लाभप्रदता है और गुणवत्ता है। साथ ही कवरेज जो कि 98% तक हो गई है हमारे गांव के क्षेत्र में, उसमें उनका मानना है कि हम भविष्य के रूप में अपने इस मूल्यवर्धित कार्य को बढ़ाएंगे, इस सेक्टर को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। हम एक उच्च स्तरीय समिति बैंकिंग के क्षेत्र में विकसित भारत में स्थापित करेंगे। उच्च स्तरीय समिति बैंकिंग के क्षेत्र में विकसित भारत के लिए जो इस पूरे सेक्टर की पुनरीक्षा करेगी, उसे रिव्यू करेगी और देखेगी कि किस तरीके से हम इस वृद्धि को आगे बढ़ा सकते हैं। सभी को समावेश करते हुए, सभी को इसमें शामिल करते हुए, सुदृढ़ करते हुए विकसित भारत के लिए हमारी सारी रणनीति तैयार है और हम निवेश के क्षेत्र में, प्रौद्योगिकी को अपनाने के क्षेत्र में और दक्षता को बनाने के क्षेत्र में पूरी तरह से कार्य करेंगे। ये हमारा प्रथम कदम होगा जिसमें हम पूरा ढांचागत विकास करेंगे वित्तीय कॉरपोरेशन के जरिए और ग्रामीण विद्युतीकरण कॉरपोरेशन के जरिए एक पूरा काम करेंगे। हम फॉरेन एक्सचेंज प्रबंधन के क्षेत्र में एक व्यापक कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं और इसमें विदेशी निवेश में भारत जो हमारी आर्थिक जिस तरीके की हमारी पूर्वताएं हैं, प्राथमिकताएं हैं, उन पर काम करेगा। कॉर्पोरेट मार्केट के क्षेत्र में हम विपणन से संबंधित एक नीतिगत योजना बनाएंगे, फ्रेमवर्क बनाएंगे, जिसमें हम ये प्रयास करेंगे कि हम कॉर्पोरेट बॉन्ड्स पर कुछ काम कर सकें। म्यूनिसिपल यानी नागरिक विकास के संबंध में जो भी म्यूनिसिपल बॉन्ड्स होंगे उसमें हम बड़े बड़े शहरों में एक उद्दीपक यानी इंसेंटिव 100 करोड़ रुपए का देंगे, जो कि एक बॉन्ड जब जारी किया जाएगा उस पर 100 करोड़ रुपए केवल एकल बॉन्ड में पर हम देंगे और 1,000 करोड़ रुपए की लागत से होगा। जैसे हमारी स्कीम है अमृत स्कीम, उस पर जो अमृत पर आधारित हमारी योजना है, इस पर हम 200 करोड़ रुपए जो अभी तक इसमें लगाया गया था उसमें अब हम छोटे और मध्यम वर्गीय सेक्टरों को, टर्म्स को हम सहायता देंगे। इसके अलावा व्यक्तिगत योजनाओं में जो लोग PROIs होते हैं, जो भारतीय मूल के लोग बाहर रहते हैं, उन्हें हम भारतीय कंपनियों के जरिए सूचीबद्ध करेंगे और इस स्कीम को उन लोगों पर शामिल करेंगे। इसके अलावा हम हर व्यक्ति के लिए PROI के लिए निवेश की जो स्कीम है उसे 5% से बढ़ाकर 10% करते हैं। उसके पूरे निवेश पर कोई भी व्यक्तिगत PROI जो निवेश करेगा उसे 10% से हम बढ़ाकर 24% करते हैं।
इसके अलावा हमारी जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं एआई में, यानी कृत्रिम बुद्धिजीविता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, हम ये कहेंगे, माननीय मंत्री जी का भी ये कहना है कि हमारे किसानों के लिए, महिलाओं के लिए जो स्टेम में हैं, जो युवा लोग जो खुद को प्रौद्योगिकी में आगे लाना चाहते हैं और एंटरप्रेन्योर्स यानी उद्यमी जो इस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, उनमें सरकार ने काफ़ी काम करने की कोशिश की है। बहुत से एआई यानी कृत्रिम बुद्धिजीविता से संबंधित मिशन हमने शुरू किए हैं, राष्ट्रीय शोध निधि शुरू की गई है और नवाचार यानी इनोवेशन के क्षेत्र में भी निधियां शुरू की गई हैं। हमारा जो दूसरा कर्तव्य है वो है क्षमता निर्माण। 25 करोड़ के करीब ऐसे लोग हैं जो बहुपक्षीय गरीबी से बाहर आए हैं और क्योंकि हमने बहुत ही ढांचागत विकास के साथ इसमें सुधार किए हैं, इसलिए उन्हें इसमें राहत मिली है। हमारी सरकार ने इसलिए ये फैसला किया है कि हम इस बात पर नए तरीके से जोर दें कि सेवाएं जो हैं, सेवा सेक्टर में जो हमारा युवा भारत है, उसको कुछ काम हम अलग तरीके से दे सकें। हम शिक्षा को रोजगार और उद्यमों के साथ जोड़ेंगे जिससे कि हम ये मेजर्स दे सकें जहां विकसित भारत के कई उपायों को पूरा किया जा सके। इस तरह से हमें सेवाओं में ग्लोबल नेतृत्व मिलेगा और 2047 तक वैश्विक हिस्से का भी हमें हक मिल पाएगा। बढ़ोतरी को देखते हुए, रोजगार को देखते हुए, निर्यात को देखते हुए हम उभरती हुई प्रौद्योगिकियों को यानी कृत्रिम बुद्धिजीविता यानी एआई और कामों से संबंधित बहुत से उपाय करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा हम एक ऐसा रेंज बनाएंगे दक्षता के संबंध में, लोगों के कैरियर का रास्ता बनाने के लिए, खासकर युवाओं के लिए। मैं विभिन्न सेक्टरों में यहाँ पर कुछ प्रस्ताव देती हूँ। पहला, ऐसे संस्थान जो जुड़े हुए स्वास्थ्य से के संबंध में हैं, उनमें हम प्राइवेट और सरकारी सेक्टरों में कुछ संस्थान बनाएंगे। 10 चुने हुए विषय लिए जाएंगे: ऑप्टोमेट्री, रेडियोलॉजी, एनेस्थेसिया, ओटी प्रौद्योगिकी, अप्लाइड साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान, अप्लाइड मनोविज्ञान और स्वास्थ्य से संबंधित हम 1 लाख एसपीज अगले 5 वर्षों में यहाँ देंगे। इसके अलावा एक सुदृढ़ केयर प्रणाली यानी पीडियाट्रिक शिशुओं से संबंधित सेवाएं दी जाएंगी। NSQF से जुड़े कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे और बहुत से बहुदक्षता प्राप्त लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। बहुदक्षता में, बहुमुखी दक्षता में, जैसे वेलनेस, योगा या स्वास्थ्य से संबंधित जो हमारे उपकरण हैं उनमें प्रशिक्षण करीब 1 लाख लोगों को अगले कई वर्षों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। Hubs for medical value tourism. स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो पर्यटन है वो बहुत लोकप्रिय होता जा रहा है और स्वास्थ्य के संबंध में पर्यटन की सेवाएं देंगे और इसमें एक स्कीम हम राज्यों के लिए शुरू करेंगे जिसमें 5 प्रादेशिक स्वास्थ्य हब्स शुरू किए जाएंगे जिनमें निजी सेक्टर को आगे लाया जाएगा। ये जो हब्स होंगे, ये जो गढ़ होंगे, ये स्वास्थ्य से संबंधित कॉम्प्लेक्सेस लाएंगे, स्वास्थ्य और इससे संबंधित सेवाएं दी जाएंगी। आयुष केंद्र, स्वास्थ्य मूल्य, टूरिस्ट सेंटर्स, डायग्नोस्टिक सेंटर्स और बीमारी के बाद की केयर से संबंधित सेंटर्स, और इस तरीके से एक और सेंटर शुरू किया जाएगा जिसमें काम के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में डॉक्टर्स उपलब्ध कराए जाएंगे, AFHQs और उनके सहायक उपलब्ध किए जाएंगे। भारतीय के प्राचीन योगा को दुनिया में बहुत ही
सम्मान मिला है और इसे वैश्विक तौर पर बहुत ही पहचान मिली है जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसे यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस में शुरू किया। इसी तरह से आयुष, आयुर्वेदा, इन सभी दवाइयों को वैश्विक स्तर पर बहुत पहचान दी गई है। इसके अतिरिक्त हमारे किसानों को उनकी बढ़ोतरी में बहुत ज़्यादा लाभ दिए जाने की बात कही गई है। हम ग्लोबल हब्स बनाने की बात करते हैं और इसमें हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि हम 3 अखिल भारतीय संस्थान आयुर्विज्ञान के यहाँ शुरू करेंगे। दूसरा, हम आयुष फार्मेसीज को शुरू करने की कोशिश करेंगे और इसमें उच्च मानक के इकोसिस्टम प्रमाणीकरण यानी सर्टिफिकेशंस देंगे और इसे उत्कृष्ट बनाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा ग्लोबल स्तर पर हम दवाइयाँ उपलब्ध कराएंगे जो शोध, अनुसंधान, अध्ययन के जरिए हम परंपरागत दवाइयाँ भी उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा पशुपालन से संबंधित करीब 16% फार्मिंग जो आय है, जो हमारे सीमांत या जो छोटे किसानों के परिवार हैं, उनको हम व्यावसायिक तौर पर 20,000 जो लोन उन्हें दिया जाता है, अब मैं इन्हें आर्थिक सहायता के रूप में जो हमारे वेटेरिनरी यानी पशु के चिकित्सक या अर्ध पशु चिकित्सक होते हैं, लेबोरेटरीज यानी प्रयोगशालाएं होती हैं और प्राइवेट सेक्टर में जो लोग इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और भारतीय और विदेशी संस्थानों के बीच जो कोलैबोरेशन होता है उसको हम बढ़ाने की कोशिश करेंगे। भारत में जो विजुअल इफेक्ट्स हैं, गेमिंग सेक्टर्स है, AVGC सेक्टर है, ये काफ़ी प्रगति कर रहा है। इसमें 2 मिलियन व्यवसायी ऐसे हैं जो 2030 तक शामिल होंगे। मैं ये प्रस्ताव करती हूँ कि भारतीय इंस्टीट्यूट जो क्रिएटिव टेक्नोलॉजी से संबंधित है मुंबई में, उसे AVGC कंटेंट क्रिएटर लैब्स के रूप में शुरू किया जाएगा। 15,000 सेकेंडरी यानी माध्यमिक स्तर के स्कूल और 500 मॉडल स्कूलों को इसमें शामिल किया जाएगा। भारतीय डिज़ाइन इंडस्ट्री में काफ़ी बढ़ोतरी हो रही है, प्रगति हो रही है, लेकिन फिर भी भारतीय अभिकल्पों की कमी है। मैं ये प्रस्ताव करती हूँ कि एक नए रूट के जरिए हम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन को बनाएंगे जो अभिकल्प से संबंधित शिक्षा देगा। ये भारत के पूर्वोत्तर राज्य में, पूर्वोत्तर क्षेत्रों में शुरू किया जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में हमारी सरकार बहुत से राज्यों को समर्थन देगी। चुनौतीपूर्ण रूट बनाए जाएंगे। 5 विश्वविद्यालय टाउनशिप्स बनाई जाएंगी जो मुख्य औद्योगिक लॉजिस्टिक गलियारे यानी कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे। इनमें कुछ जोन्स बनाए जाएंगे जिनमें बहुत से विश्वविद्यालय, बहुत से कॉलेज, बहुत से अनुसंधान केंद्र, शोध केंद्र और आवासीय परिसर बनाए जाएंगे। इसी तरीके के संस्थान उनमें लंबे घंटे की पढ़ाई, प्रयोगशालाएं और इस तरीके की जो सुविधाएं हैं, साथ ही लड़कियों के लिए, बालिकाओं के लिए जो कुछ भी सुविधाएं हैं, पूंजीगत निवेश, पूंजीगत सहायता, एक महिला हॉस्टल, एक युवा बालिका हॉस्टल प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में उपलब्ध कराया जाएगा। To promote astrophysics and astronomy. एस्ट्रोफिजिक्स यानी एक ऐसी भौतिकी का अध्ययन जो हम पूरे ब्रह्मांड से करते हैं, उसमें टेलीस्कोप यानी दूरबीनें बनाई जाएंगी या उन्हें अद्यतन किया जाएगा। नेशनल टेलीस्कोप, राष्ट्रीय लार्ज ऑप्टिकल इंफ्रारेड दूरबीन, हिमालयन चंद्रा टेलीस्कोप और दूसरा प्लानिटेरियम जो दूरबीन है, टेलीस्कोप है, उसे बढ़ाया जाएगा। टेलीकॉम के क्षेत्र में, दूरसंचार के क्षेत्र में हम जानते हैं कि रोजगार में काफ़ी काम हुआ गया है। फॉरेन एक्सचेंज, विदेशी मुद्रा को हमने अर्जित किया है। हम एक राष्ट्रीय इंस्टीट्यूट ऑफ राष्ट्रीय संस्थान है जो इस क्षेत्र में खोला जाएगा। होटल मैनेजमेंट, होटल प्रबंधन और केटरिंग के संबंध में इसे खोला जाएगा। ये एकेडमिया यानी शिक्षण के क्षेत्र में
इंडस्ट्री उद्योग के क्षेत्र में और सरकार के क्षेत्र में एक ब्रिज का काम करेगा। इसके अलावा हम 10,000 गाइड्स को नियुक्त करेंगे जो हमारे विभिन्न महत्वपूर्ण साइट्स पर आएंगे और हाइब्रिड मोड में काम करेंगे, यानी कि प्रौद्योगिकी के जरिए और भौतिक रूप से उपस्थित रहने के जरिए हाइब्रिड मोड में वो काम करेंगे पर्यटकों के लिए। इसके अलावा डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन होगा इन सभी जगहों का जो हमारे लिए सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और भारत की संस्कृति और संपदा के रूप में महत्ता हासिल किए हैं। हम कारोबार और नौकरियों के लिए एक इकोसिस्टम बनाएंगे जो कंटेंट क्रिएटर्स, टेक्नोलॉजी पार्टनर्स इनके क्षेत्र में होगा। भारत में ये बहुत क्षमता है कि हम विश्व स्तर के ट्रैकिंग और हाइकिंग अनुभव को बढ़ावा दे सकें। इस क्षेत्र में हम इकोलॉजिकली सस्टेनेबल यानी पर्यावरण हितैषी सतत रूप से विकसित करने वाले ट्रैकिंग रूट्स बनाएंगे जो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में खोले जाएंगे। इस तरीके के रूट्स ईस्टर्न घाट्स में बुदिगमलाई जो वेस्टर्न घाट्स हैं इनके भी कुछ क्षेत्रों को इसमें शामिल किया जाएगा। टर्टल ट्रेल जैसे कि हम कहते हैं, हमारे उड़ीसा में टर्टल्स यानी कछुए बहुत पाए जाते हैं, तो उनके लिए भी हम एक हब बनाएंगे उनके विकास के लिए। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के बीच में भी कुछ ऐसे जलजीव हैं जिनके क्षेत्र में प्रौद्योगिकी हब बनाए जाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस 2024 में हमने शुरू किया था। इस वर्ष भारत पहला वैश्विक बिग कैट समिट शुरू करने जा रहा है, जहां सरकारों के बहुत सारे शीर्ष यानी हेड्स आएंगे जो हमारे बहुत से देशों में शामिल होंगे। इस पर विचार विमर्श करेंगे और देखेंगे कि किसी भी तरीके की सुरक्षण के क्षेत्र में हम कैसे काम कर सकते हैं। 15 हम आर्कियोलॉजिकल साइट्स नोतल, धौलावीरा, नाकीगढ़ी, आदि चलरू, सारनाथ, हस्तिनापुर और लेक पैलेस को हम बहुत ही महत्वपूर्ण सांस्कृतिक स्थल यानी डेस्टिनेशंस के रूप में बनाएंगे। बहुत से कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे, क्यूरेटेड वॉकवेज बनाए जाएंगे और कहानियाँ यानी भारत से संबंधित उसकी सांस्कृतिक धरोहर से संबंधित कहानियाँ यहाँ बताई जाएंगी। इंटरप्रिटेशन यानी भाषांतरण किया जाएगा, लैब और गाइड्स उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अलावा रोजगार से संबंधित जो दक्षता है, नौकरियों से संबंधित जो उपाय हैं वो किए जाएंगे। खेलकूद के जो टैलेंट्स हैं, प्रतिभाएं हैं, उसे खेलो इंडिया कार्यक्रम जो पहले शुरू किया जाएगा, अब खेलो इंडिया मिशन उसी की लाइंस पर हम प्रस्तावित करते हैं हमारी अगले 10 वर्षों के लिए। इसके अलावा जो मिशन है वो समेकित टैलेंट विकास पाथ बनाया जाएगा, जिसमें हम सेंटर्स बनाएंगे जो एक आधारभूत संरचना होगी। हम कोच बनाएंगे, समर्थन स्टाफ को भी नियुक्त करेंगे और स्पोर्ट्स विज्ञान, खेलकूद विज्ञान और प्रौद्योगिकी को जोड़ेंगे। इसके अलावा ट्रेड लिंक्स यानी व्यापार के लिंक्स बनाएंगे, जहां स्पोर्ट्स यानी खेलकूद को बढ़ावा दिया जा सके। खेलकूद के ढांचागत विकास को प्रतिस्पर्धा के लिए आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। हमारा जो अगला कर्तव्य है वो सबका साथ सबका विकास से संबंधित है। ये विकसित भारत के लिए है। पहला तो ये कि किसानों की आय को बढ़ाना, उत्पादकता बढ़ाने से, उद्यमिता बढ़ाने से हम इसे आगे करेंगे और इसके अलावा छोटे और सीमांत किसानों को सहायता देना, अपनी लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी यानी आय अर्जन करने से पहले के संबंध उपाय करेंगे। जो गरीब लोग हैं, जो बहुत ही गरीब और कमज़ोर लोग हैं, उनके ऊपर हम काम करेंगे। हमारा केंद्रीकरण उनके ऊपर होगा। हमारे उत्तर पूर्वी क्षेत्र के भी विकास के क्षेत्र में हम काम करेंगे। इसके अलावा
मत्स्यन के क्षेत्र में, मत्स्य उद्योग के क्षेत्र में हम 500 रिजर्वॉयर्स बनाएंगे, अमृत सरोवर बनाएंगे। उसके अलावा मत्स्य उद्योग की जो वैल्यू चेन है वो हमारे जो कोस्टल एरियाज हैं, जो तटवर्ती क्षेत्र हैं, उनको उसमें विकसित करेंगे और जो भी हमारे मत्स्य उद्योग से संबंधित किसान हैं, महिलाएं हैं, उनको इसमें शामिल करेंगे। गुणवत्ता से संबंधित रोजगार हम शहरी क्षेत्रों में शुरू करेंगे, खासकर जानवरों के पशुओं के पालन के संबंध में हम ट्रेड सब्सिडी शुरू करेंगे। इसके अलावा लाइव स्टॉक यानी पशु जो धन है उसको विकसित करेंगे। डेयरी, पोल्ट्री, इन सब से संबंधित हम काम करेंगे। उनके लिए केंद्र बनाएंगे, सेंटर्स बनाएंगे और डेयरी, पोल्ट्री और पशुधन के संबंध में हम वैल्यू चेन्स भी बनाएंगे। साथ ही पशुधन के संबंध में जो किसान हैं उनके संगठनों को हम विकसित करेंगे। उच्च स्तर की जो फार्म्स हैं उनमें हम उत्पादकता बढ़ाएंगे, किसानों की आय को बढ़ाएंगे, नए रोजगार को सृजित करेंगे और उच्च स्तर की फसलें जैसे कोकोनट, सैंडलवुड, काजू और ये सारे हम कोस्टल एरियाज में शुरू करेंगे, तटवर्ती क्षेत्रों में शुरू करेंगे। बादाम, अखरोट, इस तरीके की जितने भी हमारी फसलें हैं इन्हें पहाड़ी इलाकों में शुरू करेंगे। भारत नारियल का बहुत बड़ा उत्पादक है और करीब 10 मिलियन ऐसे किसान हैं जो नारियल की खेती पर निर्भर करते हैं अपनी आय को अर्जित करने के लिए। इसलिए हम नारियल को बढ़ाने के संबंध में एक कोकोनट प्रमोशन स्कीम शुरू करेंगे जिसमें नारियल की उत्पादकता बढ़ाई जाएगी और बहुत से ऐसे क्षेत्र जिनमें हम ऐसे पेड़ जो कम उत्पादकता दे रहे हैं उनके बजाय हम ऐसे पौधों को उगाएंगे जो आगे जाकर बड़े पेड़ों के रूप में नारियल की उत्पादकता को बढ़ा सकें। इसके लिए हम एक समर्पित कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं भारतीय काजू और कोकोआ के लिए, जिसमें भारत को काजू में और नारियल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया जा सके और साथ ही हम वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ा सकें। भारतीय काजू, भारतीय कोको को एक ऐसी प्रीमियम उत्पादक के रूप में विश्व के सामने ला सकें जो 2026-27 में भारत का नाम करे। चंदन के क्षेत्र में, सैंडलवुड के क्षेत्र में हम राज्य सरकारों के साथ भागीदारी करेंगे और एक बहुत ही केंद्रित उत्पाद के रूप में हम चंदन जो भारत का पूरे विश्व में मशहूर है उसे आगे लाने की कोशिश करेंगे, उसे बढ़ावा देंगे। हम इसके लिए बाग बनाएंगे और बहुत ही उच्च स्तर की जो हमारी बादाम है या उसकी गुणवत्ता या अखरोट की गुणवत्ता या काजू की गुणवत्ता को हम बढ़ाएंगे। इसमें हम युवा को भी पहाड़ी क्षेत्रों में शामिल करेंगे। भारत विस्तार यानी एक ऐसा समेकित कार्यक्रम जिसमें हम वर्चुअली भारत विस्तार के जरिए किसानों को जोड़ सकें, जो हमारे सारे एग्री स्टैक पोर्टल्स को, ICAR को, इन सबको समेकित कर सके और प्रौद्योगिकी के जरिए, कृत्रिम बुद्धिजीविता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए हम इसे ले सकें, किसानों को इसमें शामिल किया जा सके और इस रिस्क को कम किया जा सके कि हमारे किसानों को परामर्श इस वर्चुअल फोरम पर दिया जा सके। महिलाओं से संबंधित जितने भी उद्यम हैं उनमें लखपति दीदी कार्यक्रम जो हमने शुरू किया था उसमें हम महिलाओं को इस क्षेत्र में सहायता देंगे जिसमें हम ऐसी आय का अर्जन करेंगे जिसमें महिलाओं की भागीदारी होगी। शी यानी समुदायों के स्तर पर हम छोटे छोटे कियोस्क बनाएंगे जिसके जरिए हमारी महिलाओं को हम पैसा दे सकें और वो इस तरीके की छोटे छोटे विक्रय केंद्र शुरू कर सकें। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में AVC
सेक्टर हैं मेहमान नवाजी यानी हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्र में, और बहुत सी सेवाओं के क्षेत्र में काम ऐसे होते हैं जो लागत पर आधारित होते हैं। और हम इस बात की पूरी कोशिश करेंगे कि हम ऐसी प्रशिक्षण दिव्यांगजन को दे सकें जिससे कि वो अपना काम अपनी आय अर्जित कर सकें। दिव्यांग सहारा योजना के तहत हम ऐसे डिवाइसेस, ऐसे उपकरणों का विकास करेंगे जो हमारे दिव्यांगजन के लिए काम आ सकें, और कृत्रिम लिम्स यानी आर्टिफिशियल लिम्स को हम बनाएंगे, उनका विकास करेंगे प्रौद्योगिकी के जरिए, ताकि वो हमारे दिव्यांग लोगों को सहायता दे सकें अपने जीवन के स्तर को बढ़ाने के लिए, गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए। दिव्यांगजन केंद्र शुरू किए जाएंगे और असिस्टेड टेक्नोलॉजी मार्क्स मॉडर्न रिटेल सेंटर्स के जरिए हमारे दिव्यांग लोग और हमारे सीनियर सिटीजन्स को काम इसमें दिया जा सके। इसके अलावा जहाँ तक मानसिक स्वास्थ्य और ट्रॉमा केयर सेंटर्स की बात है, उसको देखते हुए भारत के उत्तरी भाग में हमारे ट्रॉमा सेंटर्स की कुछ कमी है। हम कोशिश कर रहे हैं कि अभी जो हमारे राष्ट्रीय मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट्स हैं, इनको उन्नयन कर सकें जो रांची में हैं, और नए इंस्टीट्यूट्स खोल सकें, और हम नए प्रादेशिक संस्थान भी खोलने की कोशिश करेंगे। इमरजेंसीज के क्षेत्र में परिवारों में, खासकर गरीब और जो कमज़ोर लोग हैं, जो जिनके पास अचानक से बीमारियों का खर्चा आ जाता है, हम इनकी क्षमताएं बढ़ाएंगे। करीब 50% तक हम डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों में, ज़िला अस्पतालों में इस तरीके की इमरजेंट सेवाएं और ट्रॉमा सेंटर्स खोलने की कोशिश करेंगे। पूर्वोदय क्षेत्रों में, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स में मैं ये प्रस्ताव करती हूँ कि ईस्ट कोस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में, दुर्गापुर में 5 टूरिज्म डेस्टिनेशंस और 5 पूर्वोदय क्षेत्र हम इसमें शुरू करेंगे। और एंड पूर्वी इलाकों में, हमारे भारत के उत्तर पूर्वी इलाकों में हम तेरावाड़ा, महायाना या वज्रायना बुद्धिज्म वहाँ पर है, तो मैं एक स्कीम शुरू करूँगी जिसमें बुद्धिज्म सर्किट हमारे अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, आसाम, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में हम इस तरीके के बुद्धिस्ट सर्किट शुरू करेंगे। इस स्कीम में बहुत से ऐसे मंदिर, मोनेस्ट्रीज और तीर्थ सर्किट शुरू किए जाएंगे और तीर्थ यात्रियों के लिए सुविधाएं दी जाएंगी। 68वां वित्त आयोग जो सितंबर 2025 में जिसने ये अनुशंसाएं अपने रिपोर्ट के रूप में माननीय राष्ट्रपति जी को दी थी, उसमें हमारे संविधान की के आर्टिकल 21 प्रावधान 21 में ये एक बहुत बड़ा व्यापक ज्ञापन एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम दिया गया है जो संसद के पटल पर रखा गया था। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको ये प्रस्तुत किया गया था हमारे सत्र के शुरुआत में, और इस आयोग की ने बताया है अपनी अनुशंसाओं में कि 41% की हम भागीदारी करेंगे, जिसे की अनुशंसा आयोग ने की है। इसमें 1.4 लाख करोड़ रुपए इन राज्यों को हम देंगे 2026-27 में, जिसे वित्त आयोग के अनुदान के रूप में दिया जाएगा। इसमें ग्रामीण और शहरी स्थानीय बॉडीज, आपदा प्रबंधन अनुदान, वित्तीय संगठन सुदृढ़ीकरण, भारत सरकार वित्तीय सुदृढ़ीकरण पर पूरी तरह से बात कर रही है, और इस फिस्कल कंसोलिडेशन को देखते हुए हम वित्तीय प्रबंधन में एक मानक तय करेंगे जो हमने 2025 में भी तय किया था। और तब मैंने बताया था कि हमारा जो GDP अनुपात है वो 1% कम या ज़्यादा के रूप में 2031 तक 3031
तक शुरू किया जाएगा और अब ये 55.6% पूरे जीडीपी का है, जो कि हमारा बजट अनुमान है 2025-26 में। और अब 56.26% जीडीपी RE रहा है 2025-26 में। अब इस जीडीपी रेशो में गिरावट आ रही है, हमारे संसाधनों में गिरावट में कमी आ रही है, तो इसीलिए हम इंफ्रास्ट्रक्चर में काम कर रहे हैं, चीनी है। और जितने भी राष्ट्रीय इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको देखते हुए हम अपनी वित्तीय जो घाटा है उसमें कमी ला रहे हैं। मैं बहुत खुशी के साथ सदन को ये बताना चाहती हूँ और बहुत प्रसन्न हूँ कि 2021-22 में अब वित्तीय घाटे को कम करके 4% से भी नीचे हम ले आए हैं, जो कि 2025-26 में था। RE 2025-26 में वित्तीय घाटा BE 2025-26 का 4.4% रहा है हमारे जीडीपी का। इस क्षेत्र में वित्तीय प्रूडेंस पाथ में जहां हम ऋण के संगठन की बात करते हैं, BE 2026-27 में यह अंदाजा लगाया गया है कि ये जीडीपी का 4.3% है। The revised estimates संशोधित जो अनुमान हैं उनमें जो नॉन डेट रिसीट्स हैं वो 34 लाख करोड़ रुपए हैं, जिसमें जो केंद्र का नेट टैक्स रिसीट है वो 26.7 लाख करोड़ है। इसमें फिर संशोधित अनुमान जो कि 50.9 लाख करोड़ रुपए है, जिसका पूंजीगत खर्च है 41 लाख करोड़ रुपए। बजट का जो अनुमान है 2025-26 से अब 26-27 में जो नॉन डेट रिसीट हैं, जो हमारे खर्च के हैं, वो 36.5 लाख करोड़ हैं और 53.5 लाख करोड़ रुपए हैं। इसके अलावा केंद्र का जो नेट टैक्स है वो 28.7 लाख करोड़ रुपए है। इसको वित्तीय घाटे के रूप में अगर नेट मार्केट उधारियां देखी जाएं तो हमारे मार्केट में 39.7 लाख करोड़ है। और इसके अलावा छोटी सेविंग्स और अन्य संसाधनों से ये रुपया आया है। ग्रॉस मार्केट बोरोइंग्स में इन उधारियों में 17.2 लाख करोड़ रुपए है। अब मैं भाग ख यानी पार्ट बी की तरफ आती हूँ। पार्ट बी, जिसमें प्रत्यक्ष कर की बात कही गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं प्रत्यक्ष कर के जरिए नए आयकर अधिनियम की बात करूंगी। जुलाई 2024 में हमने एक पुनरीक्षा की बात कही थी, इनकम टैक्स एक्ट 1961 की पुनरीक्षा, और वो समयबद्ध तरीके से उसे पूरा किया गया और 2025-26 में पूरा किया गया और 2026 1 अप्रैल 2026 से इसे लागू किया जाएगा। साथ ही हमारी जितने भी अधिसूचित टैक्स पेयर्स हैं, करदाता हैं, उनकी जरूरतों को इसमें पूरा किया जाएगा। इसमें जो प्रोफॉर्मा है उन्हें बहुत ही साधारण रूप से बनाया गया है ताकि हमारे साधारण जो लोग हैं वो इसे समझ सकें। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इसमें मोटर एक्सीडेंट के जो कुछ भी क्लेम से संबंधित ट्रिब्यूनल है, अधिकरण है, उसमें हम उन्हें आयकर से मुक्त करते हैं और किसी भी तरीके का कोई भी शुल्क वो नहीं देंगे। मैं ये भी प्रस्ताव करती हूँ कि TCS को टूर कार्यक्रम पैकेज के रूप में हम आगे बढ़ाएं। 20% से 2% तक हम इस राशि को रखेंगे और उसमें कोई भी कमी नहीं लाने देंगे। मैं TCS रेट्स को भी यहाँ प्रस्तावित करती हूँ और खासकर स्वास्थ्य के क्षेत्रों में, जिसमें लिबरलाइजेशन स्कीम जिसे NRS कहा जाता है, लोकप्रिय रूप से NRS कहा जाता है, वो 5% से मैं 2% करती हूँ। इसके अलावा जो मैन पावर सेवाएं हैं उसमें मैं बताना चाहूँगी कि हमारे जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं TDS देने के लिए और उसमें किसी भी तरीके की विसंगति को खत्म करने के लिए मैं 1% या 2% का काम इसमें
करने की बात यहाँ रखती हूँ। इसके अलावा जितनी भी सेस हैं, जैसे हमारे रूल मेटेड ऑटोमेटेड पर्पस हैं, प्रयोजन हैं, उसमें हम रेट डिडक्शन सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र देंगे और जितने भी हमारे मूल्यांकन अधिकारी हैं वो इसकी देखरेख करेंगे। जो भी सिक्योरिटीज हैं जो कि बहु कंपनियों में काम करते हैं, उसमें मैं ये बहु राष्ट्रीय कंपनियों में 15G और 15H फॉर्म प्रदान करती हूँ, जो भी हमारी संबंधित कंपनियां हैं वो इन फॉर्म्स का इस्तेमाल कर सकें। इसके अलावा मैं रिवाइजिंग रिटर्न्स की जो डेट है, तिथि है, वो 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 मार्च पर देती हूँ। इसमें नामांकित बहुत ही कम फी आपको देनी पड़ेगी, लेकिन आप 31 मार्च तक इसे भर सकेंगे, टैक्स रिटर्न दे सकेंगे। जो ITR 1, ITR 2 के हमारे इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स हैं, व्यक्तिगत करदाता हैं, वो या जो ट्रस्ट हैं, उन्हें भी 31 अगस्त तक समय दिया जाएगा अपने कर को भरने के लिए। जहां तक असंचालित संपत्ति यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात है, वो रेजिडेंट बायर्स के जरिए या कोई भी व्यक्ति, महिला या पुरुष हो, वो इस टैक्स को दे सकेंगे इस टेम्पररी अकाउंटिंग नंबर यानी TIN के जरिए। छोटे करदाताओं जैसे छात्र, युवा व्यवसायी, टेक एम्प्लॉयज और कुछ बाहर रहने वाले लोगों के लिए हम एक ही बार का 6 महीने का असेट डिक्लेरेशन का स्कीम शुरू करते हैं, ताकि वो अपनी परिसंपत्तियों को, अपने असेट्स को, अपने रुपए को, पैसे को उद्घोषित कर सकें। इसमें 2 कैटेगरी हैं हमारे करदाताओं की। पहले वो जिन्होंने कभी भी अपने देश के बाहर की आय को नहीं खोला है, और दूसरे वो जिन्होंने अपने देश के बाहर की आय को खोला तो है, बताया तो है, लेकिन टैक्स पूरा पे किया है, लेकिन टैक्स एक्वायर्ड वो नहीं ले पाए। कैटेगरी A के लिए अनडिस्क्लोज्ड इनकम के जरिए 1 करोड़ रुपए तक वो अपनी परिसंपत्तियों की घोषणा कर सकते हैं। 30% फेयर मार्केट वैल्यू वो देंगे, और अनडिस्क्लोज्ड इनकम का 33% वो देंगे, 30% देंगे, या फिर 30% इनकम टैक्स वो इस पर देंगे पेनल्टी यानी अर्थदंड के रूप में, और फिर उन्हें प्रोसिक्यूशन से या कोर्ट में जाने से इम्यूनिटी मिल जाएगी। कैटेगरी B के लिए जो हमारी परिसंपत्तियां हैं, उसमें 5 करोड़ रुपए तक हम छूट देते हैं। पेनल्टी यानी अर्थदंड या कोर्ट में उनके खिलाफ जाने के संबंध में 1 लाख रुपए की फीस देने पर इसे बचाया जा सकेगा। और अगर बहुत सी प्रक्रियाएं हमारे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आड़े आती हैं, तो हम जो भी मूल्यांकन है या अर्थदंड के संबंध में जो प्रक्रियाएं हैं, उन्हें दोनों को अगर हम चलाना चाहेंगे तो उसमें लायबिलिटी हमारे करदाता पर नहीं होगी, और एक पहली एपिलेट अथॉरिटी के जरिए अगर वो पहुंचता है और अपील प्रोसेस में पहुंचता है, तो उस पर कोई जिम्मेदारी हम निर्धारित नहीं करेंगे। पहले से भुगतान किए गई पैसे की जो क्वांटम है, जो प्रमात्रा है, वो केवल डिमांड पर प्रस्तुत की जाएगी। इसके अलावा मुकदमेबाजी को कम करने के लिए हम जो हमारे करदाता हैं उन्हें से ये निवेदन करते हैं कि वो अपने रिटर्न्स को अपडेट करें, उन्हें अद्यतन करें। अगर उनके खिलाफ कोई मुकदमेबाजी की भी गई है तो 10% टैक्स रेट के आधार पर जो कुछ भी टैक्स उन पर लागू होता था उसके ऊपर वो 10% दे सकेंगे, और इसी तरह से वो अपनी प्रोसीडिंग्स में अपडेटेड रिटर्न के रूप में ये 10% रुपया दर्ज करेंगे। पेनल्टी या मुकदमेबाजी से बचने के लिए या कम पैसा दिखाए जाने के संबंध में मैं ऐसे लोगों को जो गलत रिपोर्ट अपने टैक्स में देते हैं, एक स्कीम यहाँ ला रही हूँ। वो 100% टैक्स का अमाउंट देंगे, और साथ में एडिशनल इनकम टैक्स, अतिरिक्त इनकम टैक्स जो वो देंगे, और साथ ही साथ जो ब्याज दर होगा उसको भी वो इसमें शामिल करेंगे। अगर उनके अकाउंट्स की लेखा परीक्षा नहीं होती है, या ट्रांसफर प्राइसिंग लेखा परीक्षा रिपोर्ट नहीं होती है, या गलत सूचना फाइनेंशियल वित्तीय कारोबार के लिए दी जाती है, उसकी पेनल्टी को हम फी के रूप में बदल देंगे।
propose to rationalize prosecution framework under Income मैं Tax Act. इस मुकदमेबाजी के फ्रेमवर्क को रैशनलाइज करने के लिए यहाँ ये बताना चाहूँगी कि अगर कोई गंभीर अपराध होता है तो उस क्षेत्र में जो किताबें जिनका उत्पादन नहीं हुआ है, जो बनाई नहीं गई हैं, जहाँ पेमेंट दिया जाना था, जिस पैसे को हम रोकड़ राशि में देते हैं उसे हमने अपराध से दूर कर दिया है, उसे हमने फाइन यानी अर्थदंड के रूप में परिवर्तित कर दिया है। इसके अलावा जो कुछ भी अपराध हैं अगर वो बहुत ज़्यादा होंगे या जितने भी अपराध होंगे उसमें हम देखेंगे कि उनको कारावास 2 वर्ष तक दिया जा सके और शायद उसे भी हम निधि के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, अर्थदंड के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। ऐसे लोगों के लिए कोई पेनल्टी नहीं है जो अपनी देश के बाहर इमूवेबल असेट्स को यानी परिसंपत्तियों को, प्रॉपर्टीज को नहीं बताते हैं। उनसे हम यही निवेदन करेंगे कि वो अगर मुकदमेबाजी में नहीं पड़ना चाहते हैं तो 1 अक्टूबर 2024 से अगर खुलासा करते, इसको खोलते हैं, इसके बारे में बताते हैं तो उन्हें इससे हटा दिया जाएगा। कोऑपरेटिव्स यानी सहकारी समितियों के संबंध में बहुत सी ऐसी सहकारी समितियां हैं जो दूध, सब्जियां और इस तरीके के उत्पादों में सम्मिलित हैं। उसमें जो उन पर टैक्स लगता है उसमें हम कमी ला रहे हैं। खासकर कैटल फीड यानी भेड़ों के पालन से संबंध में या पशुपालन के संबंध में इसे बाहर करती हूँ और साथ ही साथ डिविडेंड यानी लाभांश के संबंध में जो आय है उससे इन कोऑपरेटिव्स को इनमें शामिल करती हूँ और ये कहती हूँ कि वो इसे अपने सदस्यों में बांट सकें और 3 वर्ष के लिए जो कुछ भी लाभांश हैं उनको देखते हुए अधिसूचित राष्ट्रीय कोऑपरेटिव के मिशन के तहत हम 31 जनवरी 2026 तक इन्हें छूट देंगे। ये छूट जो दी जाएगी वो लाभांश के क्षेत्र में दी जाएगी जिसे बाद में वो अपने सदस्यों को ही वितरित करेंगे। और इसके अलावा जैसे हमारे फाइनेंशियल सेक्टर हैं, भारत सॉफ्टवेयर के विकास में वैश्विक नेतृत्व में है और आउटसोर्सिंग सर्विसेज में, टेक्नोलॉजी में और सेवाओं में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हम यही कहना चाहेंगे कि काफ़ी आगे है। सॉफ्टवेयर विकास में हम एक दूसरे से बहुत ज़्यादा संपर्क रखते हैं, लिंक्ड हैं और हम इसे एक वर्ग में रखेंगे जिसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेवाएं, प्रौद्योगिकी की सेवाओं से संबंधित, जिसमें हम 51.5% के तौर पर हम इन सेवाओं को शुरू करेंगे। IT सेवाओं को हम काफ़ी बड़े स्तर पर बढ़ा रहे हैं जिसमें 51 करोड़ रुपए से 2000 करोड़ रुपए हम शुरू करने की बात कर रहे हैं। IT services shall be approved by an automated rule-driven process without any need for IT से संबंधित सेवाओं में सेफ हार्बर हम एनेबल्ड रूल्स के जरिए शुरू करेंगे जिसमें इस तरीके के अधिकारियों को लगाया जाएगा। IT सर्विसेज अगर किसी कंपनी में शुरू होती हैं तो इस तरीके का जो सुरक्षित हार्बर है ये 5 वर्ष के लिए लगातार उस कंपनी की इच्छा पर उसे दिया जा सकता है। और अगर कोई कंपनी APA हस्ताक्षरित करती है, एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट, तो मैं एक दिशा के रूप में यूनिलैटरल APA शुरू करूंगी 2 वर्ष की अवधि में और इसे आगे 6 महीने की अवधि तक लागू किया जा सकेगा। इसके अलावा मॉडिफाइड रिटर्न्स के क्षेत्र में भी जो हमारी NTTA जो APA में आती हैं उन्हें एसोसिएटेड यानी संबंधित एंटिटीज के रूप में देखा जाएगा। असेसमेंट के क्षेत्र में जो हमारा महत्वपूर्ण ढांचागत विकास है, अवसंरचना है, डेटा सेंटर है, इसको देखते हुए हम ये प्रस्ताव करते हैं कि हम कर की छुट्टी जिसे टैक्स हॉलिडे कहा जाता है उसे उपलब्ध कराएंगे जिसमें क्लाउड सर्विसेज हमारे उपभोक्ताओं को वैश्विक स्तर पर और डेडिकेटेड यानी समर्पित सेंटर्स में दी जाएगी। ये जो सेवाएं हैं ये भारतीय कस्टमर्स को दी जाएगी जिसे रीसेलर एंटिटी के रूप में निर्धारित किया जाएगा। और मैं ये भी प्रस्तावित करती हूँ कि मैं 15% का एक सुरक्षित हार्बर उन कंपनियों को दूंगी जो डेटा सर्विस सेंटर्स हमारे देश को उपलब्ध कराती हैं और
समय पर लॉजिस्टिक्स उपलब्ध कराने के लिए, फॉरेन एक्सचेंज के लिए मैं कोशिश करूंगी जो हमारे नॉन रेजिडेंट्स हैं वो अगर किसी भंडारण गृह में अपने उत्पाद को रखते हैं तो मैं 5% की छूट देती हूँ। इसके अलावा जो रेजोल्यूट टैक्स है जो 0.7% है, उसमें हम देखते हैं कि जितने भी हमारे अधिकार क्षेत्र हैं, जुरिस्डिक्शन हैं, वहाँ पर ये थोड़ा कम है। तो इस विनिर्माण को, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए मैं आयकर की 5 वर्ष के लिए नॉन रेजिडेंट्स को छूट देती हूँ जो इस तरीके के इक्विपमेंट्स, वस्तुएं, उपकरण का निर्माण करती हैं जो इस बॉन्डेड जोन में अपना उपकरण बना रहे हैं। इसके अलावा मैं उनको इस बात के लिए बढ़ावा देती हूँ कि वो भारत में काम करें। मैं उन्हें वैश्विक नॉन इंडिया सोर्स्ड आय पर छूट देती हूँ। नॉन रेजिडेंट इंडियन को छूट देती हूँ अगले 5 वर्षों के लिए हमारी अधिसूचित योजनाओं के तहत। मैं इस बात का प्रस्ताव देती हूँ कि मैं ऑल्टरनेट टैक्स, जिसे हम मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स मैट कहते हैं, उसमें हम एक अंदाजे के आधार पर, प्रिजम्पटिव आधार पर जो छूट लेते थे उसको हम सुदृढ़ीकरण उसका करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स और जो प्रत्यक्ष कर एजेंसी है उन्हें इनकम को जोड़े जाने, उसका आकलन करने, डायरेक्ट टैक्स ICDS जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से संबंधित है उसे IND AS के साथ समेकित करती हूँ। सेल्फ अकाउंटिंग की जो जरूरत है उसमें हम उसे यहाँ से हटा रहे हैं 2026-27 के वित्त वर्ष से। और इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी जी के जो मिशन है, जिसे हम होम ग्रोन अकाउंटिंग एंड एडवाइजरी फर्म हैं, जिन्हें हम वैश्विक लीडर्स बनाना चाहते हैं, उनके लिए हम ऐसे अकाउंटेंट्स देंगे ताकि उन्हें सुरक्षित हार्बर रूट्स दिए जा सकें। अन्य करों के मामले में वाइप कर को हम बढ़ाएंगे और उसे यहाँ लाया गया था बायबैक रूट के जरिए, प्रमोटर्स के जरिए उसे यहाँ लाया गया था। हमारे जो अल्पसंख्यक शेयर धारी हैं, मैं सब तरीके के शेयर धारियों को पूंजीगत लाभ से जोड़ती हूँ और उन्हें इंसेंटिवाइज यानी उद्दीपक देती हूँ। उद्दीपक ना देने के संबंध में खासकर उन लोगों को जो टैक्स नहीं भरते हैं उन्हें एडिशनल बाईपैक पैक्स देती हूँ और इससे ये काफ़ी बेहतर रहेगा। ये 22% तक टैक्स हमारे कॉर्पोरेट्स प्रमोटर्स के लिए दिया जाएगा। नॉन कॉर्पोरेट प्रमोटर्स के लिए ये 30% रखा जाएगा। जो कुछ भी खास जो सेलर्स हैं, जो खास गुड्स बेचते हैं, वस्तुएं बेचते हैं, जैसे शराब या खनिज, इस तरीके के पदार्थों में उसे 2% तक कम किया जाएगा। ये 5% से 2% कर दिया जाएगा। मैं इस बात के लिए यहाँ पर घोषणा करती हूँ कि 0.05% से अब मैं से 0.052% करती हूँ और अन्य जितने विकल्प हैं उनको देखते हुए मैं ये प्रस्ताव 1.5% से अब 0.1% और 0.12% तक करने की यहाँ पर घोषणा करती हूँ। जहाँ तक एडिशनल टैक्स लैंडस्केप की बात है, हमारे अतिरिक्त कॉर्पोरेट्स के लिए उनको हम सरलीकृत प्रक्रिया दे रहे हैं ताकि वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे ज़्यादा ध्यान दे सकें, बजाय इसके कि वो अपनी चीज़ें, अपने कारोबार को कम करें या अनुमानों को कम करें। तो इसीलिए इसके लिए हम ब्रॉड फॉरवर्ड मैट क्रेडिट शुरू कर रहे हैं जो कि मिनिमम टैक्स क्रेडिट को कम करेगा। उसमें हम उन कंपनियों को ये दे रहे हैं और नए रेजिम में इसे देने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि टैक्स जो दिया जाना है उसे हम घटाकर 1/4 कर दें। मैट टैक्स को अंतिम रूप से कर माना जाएगा ताकि किसी भी तरीके से 1 अप्रैल 2026 तक किसी तरीके की देयताएं ना हो, इस तरीके की एक्यूमुलेशंस ना हो और
from the current MAT rate ये of जो मैट 15%. रेट 15% है, इसे घटाकर 14% किया जा रहा है। और इसके अलावा जो हमारे ब्रॉड फॉरवर्ड करदाता हैं, उनको देखते हुए मार्च 2026 में जो सुविधाएं उन्हें दी जा रही हैं, उन्हीं असेट्स पर उन्हें अभी भी सुविधाएं दी जाएंगी। अप्रत्यक्ष कर, अब मैं अप्रत्यक्ष कर के रूप में कुछ प्रस्ताव यहाँ प्रस्तुत करूंगी। पहला तो ये कि एक्साइज का जो उत्पाद शुल्क से संबंधित जो हमारा काम है, मैन्युफैक्चरिंग, विनिर्माण, निर्यात को बढ़ावा देना, उसकी प्रतिस्पर्धा बढ़ाना और अन्य तरीके की योजनाएं इस क्षेत्र में आगे बढ़ाना। तो जो हमारी सीमा शुल्क से संबंधित योजना है, उसकी जो छूट है, उसमें मैं कुछ छूट देने का प्रस्ताव करती हूँ। कुछ ऐसे उत्पादों पर जो भारत में बनाए जाते हैं या जिनका निर्यात बिल्कुल ना के बराबर है, हम इसमें जो शुल्क की दर है उसको देखते हुए हम कुछ प्रभावी दरें इसमें दे रहे हैं, हमारे कस्टम्स के क्षेत्र में दे रहे हैं और जो कुछ भी हमारा कर का शेड्यूल है उसके तहत दे रहे हैं। ये हमारी पूरे प्रस्ताव हैं। पहला तो ये कि समुद्र से संबंधित उत्पाद, वस्त्र से संबंधित उत्पाद, जूट से संबंधित उत्पाद, इसके लिए जो कुछ खास विनिर्दिष्ट इनपुट्स के साथ हैं, जैसे हमारे समुद्र से संबंधित खाद्य पदार्थ, उसे 1% से अब 3% उसकी FOB मूल्य के आधार पर पिछले 3 वर्षों के लिए निर्धारित करती हूँ और जो पिछले 3 वर्षों में थे उसे अब निर्धारित करती हूँ। इसके अलावा हमारे कुछ और यहाँ पर इनपुट्स दिए गए हैं, जिसमें चमड़ा है या कृत्रिम फुटवेयर है, जूते चप्पल हैं। इन सबको देखते हुए मैं इस पर भी जो एक्साइज ड्यूटी है वो कम करती हूँ। हमारे जो अंतिम उत्पाद हैं वो जो उसके निर्यात पर, चाहे वो चमड़ा हो, चाहे वस्त्र हो या कृत्रिम फुटवेयर हो, उन सभी को देखते हुए उनके निर्यात की स्कीमों को आगे विस्तृत करती हूँ, बढ़ाती हूँ। जहाँ तक पूंजीगत वस्तुओं की बात है या बैटरीज हैं या सेल्स हैं या लिथियम की जो बैटरीज हैं, सेल्स हैं या ऊर्जा से संबंधित बैटरी सेल्स का जिसमें ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाना है, उसकी जो आयातित जो शुल्क है उसको मैं कमी करती हूँ और इस तरीके के इस वर्ग की जो चीजें हैं उन पर मैं आयात का सीमा शुल्क कम करती हूँ। कस्टम्स ड्यूटी जो हमारे ऐसी वस्तुओं के आयात के संबंध में है, खासकर परमाणु ऊर्जा के संबंध में, तो जो 2025 में योजना शुरू की गई थी और सभी परमाणु प्लांट्स के संयंत्रों के लिए इसे शुरू किया गया था, उसको देखते हुए बहुत से हमारे क्रिटिकल मिनरल्स में हमारी मूलभूत सीमा शुल्क खासकर आयातित वस्तुओं के लिए जिनका इस्तेमाल किया जाता है महत्वपूर्ण खनिजों के उत्खनन के लिए, जैसे ग्लास या इस तरीके के पदार्थ, उन पे सीमा शुल्क में कमी लाती हूँ। ऐसे ही बायोगैस पे भी मैं सीमा शुल्क में कमी लाती हूँ, खासकर जो CNG बायोगैस के साथ मिलकर बनती है उसके सीमा शुल्क, उसके उत्पाद शुल्क पर मैं कमी लाती हूँ। इसके अलावा जो हमारी मूलभूत कस्टम्स ड्यूटी है उसको देखते हुए बहुत से सिविलियन ट्रेनिंग इसमें की गई हैं। हमारे सिविलियन ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट, वायुयान शुरू किए गए हैं और इस पर हम आधारभूत सीमा शुल्क इस पर कम करते हैं उन मैन्युफैक्चरिंग पार्ट्स के लिए जो इन वायुयानों के अनुरक्षण, उनके रखरखाव, उनके कुल मिलाकर उनकी सभी सेवाओं से संबंधित जो उपकरण हैं वो इन वायुयानों पर उन पर सीमा शुल्क कम करती हूँ। उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में मैं आधारभूत कस्टम ड्यूटी को कम करती हूँ और माइक्रोवेव ओवन्स के विनिर्माण में शुल्क को कम करती हूँ। विशेष आर्थिक जोन, इसमें मैं ये बताना चाहूँगी कि हमारी जो क्षमता निर्माण के क्षेत्र में जो हमारे विनिर्माण यूनिट हैं विभिन्न जोनों में है, वो उनमें काफ़ी अड़चनें आती हैं। तो मैं ये प्रस्ताव देती हूँ कि मैं एक बार एक
ऐसी सुविधा दूंगी जहां पर जो ये विनिर्माण से संबंधित यूनिट्स हैं जो विशेष आर्थिक जोनों में हैं, SEZs में हैं, उन्हें कुछ कंसेशनल रियायती दरें प्रदान करती हूँ। ये एक बार के लिए दी जा रही है। ये केवल उतना ही अनुपात तक सीमित होगा जितना वो निर्यातित करेंगे, और इसके अलावा जो भी विनियामक बदलाव हैं उनमें जितनी भी बराबरी के तौर पे वो कारोबार कर सकें, लेवल प्लेइंग फील्ड उन्हें दी जा सके, उस पे भी हम काम करेंगे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो कुछ भी आयात किया जाता है किसी के अपने इस्तेमाल के लिए, उस पे मैं सीमा शुल्क कम करती हूँ, टैरिफ कम करती हूँ, और ऐसा सामान जो 20% जिस पर सीमा शुल्क था वो अब 10% किया जा रहा है। इसके अलावा मैं उन मरीजों को जो कैंसर से पीड़ित हैं उनको ये छूट देती हूँ कि सीमा शुल्क पर हम रियायत देंगे 17 दवाइयों के क्षेत्र में जो बाहर से आयातित की जाएंगी। इसके अलावा मैं बहुत सी ऐसी बीमारियों को जो बहुत ही रेयर हैं, बहुत ही अलग तरीके की बीमारियां हैं, उनमें भी मैं दवाइयों पे, ड्रग्स पे और ऐसे इक्विपमेंट्स यानी उपकरण पर जो उनके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं उनके इलाज के लिए, उस पर भी मैं सीमा शुल्क कम करती हूँ। हमारा जो वैश्विक कारोबार है वो हमारे जो इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, उनके साथ चल रहा है। जो विकसित भारत की हम जो मार्ग है उस पर अग्रसित हैं, और हम ये चाहेंगे कि जो कारोबार है वो ज़्यादा तेज़ी से हो सके। इसके लिए हम कम से कम उसमें हस्तक्षेप करने की नीति ला रहे हैं। और इसके अलावा टियर 2, टियर 3 प्राधिकृत आर्थिक ऑपरेटर्स जिन्हें AEOs कहा जाता है, उनके लिए सीमा 15 दिन से 30 दिन बढ़ाती हूँ। साथ ही साथ हमारे जितने भी विनिर्माण करने वाले लोग, इकाइयाँ हैं, लोग हैं, उनको हम ये बढ़ावा देते हैं और ये प्रोत्साहन देते हैं कि वो पूर्ण रूप से टियर 3 AEO बन सकें। To provide greater certainty and for better business planning, बेहतर बिजनेस प्लानिंग के लिए मैं ये बोलना चाहूँगी कि जितनी भी कस्टम्स ड्यूटी है वो 3 वर्ष से हम 5 वर्ष उसे बढ़ावा देना चाहेंगे, क्योंकि भारत सरकार की अपनी एक ये नीति रही है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कि जो सरकारी एजेंसियां हैं, इसीलिए उनको ये बढ़ावा दिया जाएगा, इन्हें प्रोत्साहन दिया जाएगा कि वो उन्हें वो एक्रेडिटेशन दे सकें कार्गो के क्षेत्र में, उसके क्लियरेंस के क्षेत्र में, और सप्लाई चेन भी यहाँ पर उनकी भी पहचान की जाएगी, ताकि जो कार्गो है उसका जो वेरिफिकेशन होता है उसे कम किया जा सके। कार्गो का इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक्स का सीलिंग और जो हमारा निर्यातित कार्गो है जिसे इलेक्ट्रॉनिक सीलिंग के जरिए इस्तेमाल किया जाता है, उसे फैक्ट्री के जो प्रीमाइसेस है वहाँ से लेकर और एक्सपोर्ट के हब तक उस पर काफ़ी क्लियरेंस दी जाएगी। उसमें कोई अनुपालन बहुत कम हो जाएगा और अनुपालन भी कम हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं को अपने आप ही अधिसूचित सीमा शुल्क के तहत ले लिया जाएगा। इस तरीके से ये वस्तुएं जल्दी ही रिलीज कर दी जाएंगी देश में आते ही। इसके अलावा बहुत से ऑपरेटर सेंट्रिक प्रणालियां शुरू की जाएंगी, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग की जाएगी, और जोखिम से संबंधित लेखा परीक्षा यानी रिस्क बेस्ड ऑडिट भी किया जाएगा। और जो भी अधिकारी हमारे अप्रूवल्स पर निर्भर करते हैं, उनको देखते हुए जो कुछ भी हमारी अनुपालन क्षमता है उसे बढ़ाया जाएगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के संबंध में जो भी कार्गो क्लियरेंस है उनमें जितनी भी सरकारी एजेंसियां हैं उसे पूरी तरीके से प्रसंस्कृत किया जाएगा, और डिजिटली कनेक्टेड विंडोज के जरिए इस वित्तीय वर्ष में उसको देखा जाएगा। जितनी भी क्लियरेंस दी जाएगी 4 ड्रग्स और अनिमलों और जो हमारे वाइल्ड लाइफ है, वन्य जीव हैं या जीव जंतु हैं, उनसे संबंधित कॉरिडोर्स बनाकर उनके ऊपर जितनी भी सुविधाएं हैं उस पर भी
भी हम बहुत से शुल्क कम करेंगे। क्लियरेंस बहुत जल्दी सीमा शुल्क के आधार पर दिया जाएगा और जैसे ही उनका लेखा परीक्षा, ऑडिट और रजिस्ट्रेशन पूरा होगा, उनको क्लियरेंस दे दिया जाएगा। सीमा शुल्क से संबंधित समेकित प्रणाली शुरू की जाएगी। ये एकल समेकित प्रणाली शुरू की जाएगी जो सारी प्रक्रियाओं को अपने में शामिल करेगी। नॉन इंट्रूसिव स्कैनिंग की उपयोगिता को शुरू किया जाएगा। एडवांस इमेजिंग, AI टेक्नोलॉजी और रिस्क मूल्यांकन को चरणबद्ध तरीके से विकसित किया जाएगा ताकि हम हर कंटेनर को ठीक तरीके से उसकी जांच, उसकी स्कैनिंग कर सकें। नई जो एक्सपोर्ट की अवसर हैं जो हमारे मछली पालन से संबंधित किसानों की सहायता कर सके, हमारे समुद्री संसाधनों को देख सकें, खासकर हमारे टेरिटोरियल वाटर्स के परे, जैसे कोई भारतीय वेसल यानी नाव जो मछली पकड़ती है, उससे संबंधित काम करती है, उसे बिल्कुल ड्यूटी से मुक्त कर दिया जाएगा। ऐसी मछलियां जो अन्य पोर्ट पर जाती हैं उसे निर्यात माना जाएगा और इस तरीके के नक्शोपाई किए जाएंगे कि अब मछलियों को पकड़ने में जिस तरीके के कभी-कभी सीमा पार आदमी चला जाता है, उसको देखते हुए भी हम उस पर सुरक्षा उनको देंगे। और इसके अलावा ई कॉमर्स, ई वाणिज्य के जरिए मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ बताने में कि 10 लाख रुपए प्रति कंसाइनमेंट पर 4 साल के एक्सपोर्ट पर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त बहुत सारे ऐसे कंसाइनमेंट्स जिनको देखा जाना है, जिन पर काम किया जाना है, इनकी पहचान की जाएगी और इसके लिए ये प्रस्ताव किया जाता है कि बैगेज क्लियरेंस में जब हम अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करते हैं तो हम यात्रियों की जो चिंताएं हैं उन पर पूरी तरह ध्यान देंगे और बहुत से हम निःशुल्क इस तरीके की वस्तुओं को लाने देंगे और इस पर पूरी स्पष्टता लाएंगे, जिसमें टेम्परेरी कैरेज ऑफ गुड्स के क्षेत्र में जो हमारे पैसेंजर्स यानी यात्रियों को दी जाएगी। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे जो डिस्प्यूट्स हैं उनको हम पेनल्टी देने के जरिए ही पूरा कर देंगे। लेकिन हम ये भी कहना चाहेंगे कि वो अपने मामलों को पेनल्टी देकर, अतिरिक्त पेनल्टी देकर अपने मामलों को बंद कर सकेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मैं इस माननीय सदन को ये बजट प्रस्तुत करती हूँ। जय हिंद। आइटम नंबर 3 माननीय वित्त मंत्री जी। Item number 2, sir. 3. Sir, with your permission, I rise to lay on the अनुमति से table of the मैं सदन के पटल पर the following statements and this is निम्नलिखित वक्तव्य सेक्शन 3 के तहत प्रस्तुत करती हूँ। पहला तो वित्तीय संगठन और बजट प्रबंधन 2003, मध्यम वर्गीय वित्तीय नीति और हमारे स्थूल से उद्योगों से संबंधित नीतिगत दस्तावेज। आपकी अनुमति से मैं वित्त विधेयक 2026 सदन पटल पर प्रस्तुत करती हूँ। The question is that whether this paper may be presented on the table of the House. Those in favor may say ayes. Those against may say noes. I think the ayes have it. The ayes have it. The permission is granted. Honorable Minister may introduce the bill. श्रीमन मैं विधेयक प्रस्तुत करती हूँ। Found here that the copy of the finance minister's budget is now on the window of the Lok Sabha Secretariat, and the copy will also be made available on the portals. The House stands adjourned to meet again on 2nd February 2026, Monday, 11 a.m.
मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया है और सबसे बड़ी खबर जो इस वक्त की है, टैक्स स्लैब में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। हाँ, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो सस्ती हुई हैं, जिनमें बदलाव हुआ है, जो लगातार टीवी स्क्रीन पर आपको अपडेट के जरिए हम दिखा रहे हैं। विदेश यात्राएं सस्ती हो जाएंगी पहले के मुकाबले। कपड़ा और चमड़ा निर्यात करना सस्ता होगा। कैंसर से जुड़ी हुई 17 दवाएं सस्ती हो गई हैं। शुगर से जुड़ी दवाएं सस्ती हो गई हैं। 7 दुर्लभ बीमारियों की दवाएं भी सस्ती हुई हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही कि टैक्स पेयर्स अगर टैक्स स्लैब में किसी बदलाव की उम्मीद कर रहे थे तो किसी तरह का कोई बदलाव इस बार के बजट में टैक्स स्लैब में नहीं किया गया है। जूते सस्ते होंगे, बैटरी सस्ती होंगी, साथ ही सोलर से जुड़ी हुई जो चीजें हैं, जो प्रोडक्ट हैं, वो सस्ते हो जाएंगे। बहुत सी चीजों में जो कीमत है वो पहले के मुकाबले कम होगी। अलग अलग छूट जो दी गई है इस बजट में, साथ ही साथ टैक्स स्लैब में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं है। इनकम टैक्स में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं है। टैक्स पेयर्स के लिए किसी तरह की कोई राहत नहीं है। जो टैक्स स्लैब है वो वैसे के वैसे बने रहेगा। इनकम टैक्स में किसी तरह के चेंजेस नहीं है, लेकिन हाँ, अलग अलग चीजों में बदलाव जरूर हुआ है। मैं किसी अधिसूचना राष्ट्रीय सहकारी संघ द्वारा दिनांक 31/1/2026 तक कंपनियों में किए गए निवेश पर प्राप्त लाभांश आय पर 3 वर्षों की अवधि के लिए छूट देने का प्रस्ताव करती हूँ। ये छूट केवल तभी प्रदान की जाएगी जब उक्त लाभांश को इसके सदस्य सहकारी समितियों से आगे वितरित किया जाए। जुलाई 2024 में मैंने आयकर अधिनियम 1961 की व्यापक समीक्षा की घोषणा की थी। इसे रिकॉर्ड समय में पूरा कर लिया गया और आयकर अधिनियम 2025 दिनांक 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो जाएगा। अपने सदस्यों द्वारा जुटाए या उत्पादित दूध, तिलहन, फल अथवा सब्जियों की आपूर्ति में संलग्न प्राथमिक सहकारी समितियों के लिए कटौती पहले से ही अनुमत्य है। मैं उनके सदस्यों द्वारा उत्पादित पशु चारा और कपास के बीज की आपूर्ति को इस कटौती में शामिल करने का प्रस्ताव करती हूँ। मैं खादी, हथकरघा और हस्तशिल्प को सुदृढ़ करने के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना का शुभारंभ करने का प्रस्ताव करती हूँ। इससे वैश्विक बाजार समृद्धता और ब्रांडिंग में सहायता मिलेगी। यह प्रशिक्षण, कौशल, प्रक्रिया और उत्पादन गुणवत्ता को सुसंगत बनाएगा और सहायता प्रदान करेगा। यह हमारे बुनकरों, ग्रामीण उद्योगों, एक जिला एक उत्पाद पहल और ग्रामीण युवाओं को लाभान्वित करेगा। पर्यावरण से सतत यात्री प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए हम शहरों के बीच विकास संयोजक के रूप में 7 उच्च गति रेल कॉरिडोर अर्थात पुणे मुंबई, पुणे से हैदराबाद, हैदराबाद बेंगलुरु, हैदराबाद चेन्नई, चेन्नई बेंगलुरु, दिल्ली वाराणसी और वाराणसी सिल्लीगुड़ी विकसित करेंगे। पर्यावरण। जो दर्शक अभी अभी हमारे साथ में जुड़े हैं वो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जानने जो व्यूअर्स अभी अभी हमारे साथ में जुड़े हैं वो जान लें, टैक्स स्लैब में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं है। 12 लाख तक की आय जो टैक्स फ्री रखी गई थी उसे एज इट इज रखा गया है। स्टैंडर्ड डिडक्शन में अगर जो टैक्स पेयर्स थे जो उम्मीद कर रहे थे कि शायद स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाया जाएगा तो उसमें भी किसी तरह के कोई चेंजेस नहीं है। 12,75,000 तक की जो आय है वो टैक्स फ्री अभी भी है, यानी कि पिछली बार जिस तरीके से राहत दी गई थी वही राहत बरकरार रखी गई है। साथ ही साथ टैक्स पेयर्स के लिए किसी तरह की कोई राहत इस बजट में नहीं है, लेकिन इसके अलावा बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो सस्ती हुई हैं। एयरक्राफ्ट निर्माण से जुड़ी हुई चीजें सस्ती हुई हैं। सीएनजी, बायोगैस सस्ती हुई है। जेनरिक दवाएं सस्ती हो गई हैं। कैंसर और शुगर की दवाएं सस्ती हो गई हैं। 7 ऐसी दुर्लभ बीमारियां हैं जिनसे जुड़ी हुई दवाएं सस्ती हो गई हैं। जूते सस्ते होंगे, बैटरी सस्ती होगी, चमड़ा और कपड़ा जो निर्यात की चीजें हैं वो निर्यात अब पहले से ज्यादा सस्ता हो जाएगा। इसके अलावा शेयर बाजार में ऑप्शन ट्रेडिंग पर आपको टैक्स देना होगा। ये कुछ अलग अलग चीजें हैं जो आपसे जुड़ी हुई हैं।